नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। हरियाणा नगर निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। नगर निकाय और पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वही कारण है कि चुनाव प्रचार समिति का गठन हो या फिर अब संयोजक नियुक्त करना, इन फैसलों में भाजपा कहीं न कहीं नेताओं के बीच में मनमुटाव का चुनाव के बहाने ही दूर करना चाहती है। और वही भाजपा के प्रदेशीय नेतृत्व में संयोजकों की सूची जारी की है और इस सूची में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कद बढ़ाया गया है। तो वही पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल के क्षेत्र में भी विज का संयोजक बनकर ऐसे चुनाव की अहम जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। वही पार्टी ने मंत्री विज को नगर परिषद चुनाव को लेकर कैंट में जिम्मेदारी दी है। वही नगर निगम और मेयर के पद की बात कर ले तो उपचुनाव को लेकर सिटी में भी संयोजक बनाया गया है। उनके साथ सिटी के मेयर चुनाव में पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल भी संयोजक बनाए गए और ऐसे में इस फैसले से दोनों नेताओं को करीब लाने की कोशिश की जा रही है। तो वही निकाय चुनाव से पहले सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों को बड़ी सौगात दी है। बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण चौकीदारों की भलाई के लिए प्रयासरत है और चौकीदारों का वेतन 7,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए किया गया है और जल्द ही चौकीदारों के आई कार्ड बनवाकर दिए जाएंगे ताकि उन्हें कार्य करेंगे और कोई भी असुविधा न हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौकीदारों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। और वहीं बता दें कि बृहस्पतिवार को यहां सिविल सचिवालय में ग्रामीण चौकीदार संघ हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर चौकीदारों ने अपना मांग पत्र भी सौंपा और इस दौरान जानकारी दी है कि प्रदेश में 7,301 चौकीदारों के पद हैं, जिनमें से 4,927 चौकीदार काम कर रहे हैं। 2,374 चौकीदारों के पद रिक्त हैं। चौकीदारों ने बताया है कि मृत्यु का रिकॉर्ड दर्ज करने वाला पोर्टल ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और चौकीदारों को वेतन संबंधी समस्या भी आ रही है और इस पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने कहा है कि चौकीदारों की परेशानियों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। तो वही अब बात कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बीच बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कांग्रेस के 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें गुरुग्राम, करनाल, यमुनानगर के 2 और हिसार से 1 नेता शामिल है। करनाल से सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना को पार्टी ने निकाल दिया है। यमुनानगर से कांग्रेस कमेटी के नॉर्थ जोन के प्रभारी प्रदीप चौधरी और मधु चौधरी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो वहीं हिसार से विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट रहे राम निवास को और गुरुग्राम से हरविंदर लबली को रामकिशन सेन पर कार्रवाई की गई है। तो देखिए, निकाय चुनाव के लिए लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो इस वक्त चुनावी दम भर रही हैं और ऐसे में बात कर लेते हैं तो मुख्य मुकाबला देखिए हरियाणा में निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से दम भर रही है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ जीत दर्ज करती है और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस से प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्वागत है मैम आपका। और आपसे प्रवक्ता उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत कमल हांडा जी आपसे करूंगी। देखिए, चुनाव के बीच बड़ी कार्रवाई हुई है, नेताओं को अब निष्कासित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं डर है कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी न हो। सपना जी आपको नमस्कार, दोनों पैनलिस्ट को नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। जनता कहाँ जाए उसकी चिंता कौन है, जिसे समाधान करना है वो मौन है। घोषणा मंत्री घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, उसके सिवा कुछ नहीं, खाली लफाजी और नगाड़ा पीटना है, बस प्रचार करना ही है इन्होंने। एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी वो है जो न रोटी बेलता है न खाता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो बात ऐसी है कि जो बागी हैं तो ठीक है, आप अगर पार्टी के साथ धोखा करेंगे तो नहीं रखे जाएंगे। अब हमने भी कुछ रूल सुनिश्चित कर लिए हैं, बाकी ये भाजपा वाले ले लेते हैं क्योंकि इनका पास हमारे संगठन की ये बात बहुत करते हैं।
लेकिन इनका संगठन तो सारा बाहर से ही आकर बना हुआ, इनके अपने चेहरे गिनती के हैं जो मैं आप कहेंगे तो गिनवा भी दूं मैं, चाहे वो देश में है चाहे प्रदेश में है। तो वो है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसे इनका संगठन बनता है। मेरा एक सवाल मैडम आप मेरे को जवाब लेकर दीजिए, जो अभी तक मुझे किसी ने नहीं लेकर दिया है कि 10 दिन का गैप किस लिए है वोटों की काउंटिंग के लिए, और ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए आप। यंत्र तंत्र और मंत्र की जीत है, कहीं आप पैसे बांटते, कहीं जूते, कहीं साड़ियां, कहीं आप कहते हैं कि 15-20 करोड़ फलाना वो खरीद लो, एमएलए खरीद लो, संसद खरीद लो, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं ये लोग, चंदा धंधा छापा चंदा और पार्टी तो है ही है, वसूलखोरी पार्टी। तो ये लोग इनको सिर्फ जैसे ही कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी कि आप इस चीज को स्वीकारते हैं कि आपका एक इंजन काम नहीं करता, रेलगाड़ी चलती है एक इंजन पर। यानी कि अगर आपने प्रदेश चलाना है तो आपका बस एक इंजन ही बहुत होना चाहिए। आपको लगता है दूसरा इंजन मतलब लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, अब निकाय हो गया, तीसरा इंजन जब ये जोड़ना चाहते हैं, खाली इंजन के डब्बे लगाकर क्या करेंगे? गाड़ी तो कहीं चलती नजर नहीं आ रही। कोई एक काम इन्होंने किया हो, कोई हॉस्पिटल खोला हो, झूठा आंकड़ा देकर जाएंगे। 40,000 बच्चों के 10 पास रद्द कर दिए, 62 करोड़ प्रधानमंत्री अपने उस पर खर्च कर लेते हैं शिक्षा पर चर्चा पर, मगर वो 40 करोड़ की छात्रवृत्ति बंद कर देते हैं। बहनों को कोई चीज तो नहीं दिए, इन्होंने जो कहा था वायदे इन्होंने कोई पूरे नहीं किए, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे हरियाणा हो, जहाँ पर इन्होंने वायदे किए थे कि 500 में या 450 में सिलेंडर देंगे। 500 रुपए में सिलेंडर भी नहीं मिला। स्कूटी किसी एक बच्ची को मिली हो तो बता दें उसका नाम। और आयुष्मान योजना भी इनकी धरातल पर बिल्कुल फेल है। 400 करोड़ रुपया इन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का देना है, जो कि पर हेड 50 रुपए से भी कम बैठता है, वो ही नहीं ये दे पा रहे, और ऊपर से बातें करते हैं बड़ी बड़ी चीजें, हम डायलिसिस भी करवाएंगे। इनकी घोषणाएं हैं। फतेहाबाद में चुनावों के दौरान की बात मैं याद कराना चाहूंगी कि उसने नायब सिंह सैनी जैसे कर रहे थे प्रचार, किसी ने लिख कर दे दिया, वही पढ़ दिया, पता तो होता नहीं इनको कुछ। वो हिरेन जोशी का इनका पड़ोसी जो है वो सब भेज देता है और शुरू हो जाते हैं। फतेहाबाद में नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये काम हमने किया, ये काम हमने किया, वो काम हमने किया। जनता में से लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा ये काम कांग्रेस के किए हैं। तो उन्होंने जो भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यहाँ डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आप तो बड़ा ऐलान, हाँ जी मैम मैं कह रही हूँ, आप तो बड़ा ऐलान किया गया। देखिए 7,000 से लेकर अब 11,000 सैलरी कर दी गई है ग्रामीण चौकीदारों के लिए। सर मैडम ये करेंगे जिन्होंने, आप ये सोचिए 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर भिखारी बनाकर रख दिया। इस सरकार किसी का भला नहीं करने वाली, इनको सत्ता की हवस है। और इनके जो प्रवक्ता है या जो भी इनके चाटुकार है उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा, इसलिए उनको ये रोजगार अच्छा मिल गया, इनको अच्छी पेमेंट वगैरह मिल जाती है। तो इनको देश बदलने से कोई मतलब नहीं है। देश डूब रहा है, चाइना ने 360 गाँव बना लिए हैं और हम इन्हीं के जो है सांसद तापिर गाँव उसी साइड के अरुणाचल प्रदेश के वो गुहार लगा रहे हैं कि चाइना घुसा रहा है कुछ कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री के कानों पर जूं नहीं रहती। वैसे भी बड़ी कहते हैं ना डंका पति का डंका बज गया। अभी यूएस में होकर आए हैं, वैसे तो शपथ ग्रहण समारोह में तो बुलाया नहीं था, यूएस में होकर आए हैं। उसने कहा कि जी हम आपका टैरिफ डबल कर देंगे, हम 100% टैरिफ करेंगे, प्रधानमंत्री जी जो आ गया। उसके बाद कहा कि जी आप हमारा F-35 लड़ाकू विमान खरीदेंगे, जिसको खुद एलन मस्क ने कहा कि वो कबाड़ है, जी जो आ गया। और धमकी दी ब्रिक्स में नहीं जाना, हमारी करेंसी चलेगी, ठीक है जी जो आ गया। सब तरफ प्रधानमंत्री जो हैं झुक कर आए हैं, इन्होंने कुछ भी धमकी सुनकर आ गए, डांट खाकर आ गए, लेकिन मुस्कुरा कर आ गए। लेकिन मजाल है कि आकर इन्होंने देश के बारे में कुछ सोचा हो। आज लोग इंदिरा गांधी जी को, जो वाकई में पत्रकारिता करते हैं धरातल पर, आज वो लोग इंदिरा गांधी जी को बहुत याद कर रहे हैं, जो उसकी आंख में आंख डाल के बात करती थी। उस टाइम हमारा देश बहुत सी चीजों के लिए अमेरिका पर निर्भर थी। मैम देश के मुद्दों पे बात कर लेंगे, स्थानीय मुद्दों पे बात 5 सेकंड और मैडम 5 सेकंड और। निक्सन को वहाँ के उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था उसने पौना घंटा इंतजार करवाया इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी वहां से निकल गई। तो उनका वो जो था जॉन कैरी, उनका जो उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर था, वो मैडम प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा मेरे देश का अपमान किया, मैं नहीं चाहूंगी। और अमेरिका की धमकी के बावजूद हमारी उस शेरनी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए 1971 में, और 93,000 लोगों को घुटने पर लाए हमारी इंदिरा गांधी। ये क्या करते, चाइना को लाल आंखें दिखानी थी, वो भी नहीं दिखाई। तो और आपके विदेश मंत्री कैसे बेशर्मी से कह देते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी बढ़ी है। क्यों? पॉपुलेशन सेम है, आप रोजगार दो, आप सिर्फ एक ही बंदे के पीछे लगे हो।
वहाँ का अडानी, एलन मस्क का इधर का अडानी, अडानी तो है ही है, वो तो दिख ही रहा है। एक आदमी के फायदे के लिए देश की सारी जनता को, पूरे देश को दांव पर लगा दिया। ठीक है, राजवीर रोहेला जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए कहीं ना कहीं गुटबाजी देखा जा रहा है, कांग्रेस में 7 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया। क्या बीजेपी उन नेताओं को अपने पाले में करना चाहती है? राजवीर जी आपके पास आवाज पहुंच पा रही है? आ रही आवाज जी? जी बताएं। जो अभी कमल अन्ना जी ने जो बोला है उसका जवाब भी दे दीजिएगा। ये बताता है कि ये हताशा में बिल्कुल ग्रस्त हो चुके हैं, कोमा में जा चुके हैं ये लोग। चुनाव निकाय का लेकिन अमेरिका तक पहुंच जाते हैं। तो ये सब देखा राज्य में इनके पास बचा कुछ नहीं है, क्योंकि 13-14 साल से जो प्रदेश कांग्रेस की खड़ा नहीं कर पाई अपना, जो अपने प्रदेश अध्यक्ष को कार्यकाल पूरा करने नहीं देती। ये सारी चीजें जो ये पब्लिक में मैं नहीं बोल रहे, सारा हरियाणा बोल रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग जो घटों में एक जुलूस बोल रहे हो, इसका कोई मतलब में कंक्रीट बात कीजिए। 1,76,000 पक्की नौकरियां इसी सरकार ने 10 साल में देकर दिखाई है। ठीक है ना, SKRN के माध्यम से लाखों नौकरियां दी हमने। 80 कॉलेज खुले हमारे, एम्स खुलने लग रहे, PGI खुलने लग रहे हैं। आप लोगों को नहीं दिखता, क्योंकि आप लोग नफरत में इतने अंधे हो चुके हो। घर में आपके कुछ बचा नहीं, लेकिन अरे रुको ना, फिर आप रुको एक बार। ठीक है, कमल जी आऊंगी मैं आपके पास। रुक जाओ, उन्होंने आपके बीच में बोला, मैं आपके पास आऊंगी। बोली राजवीर। रुको, मैं तो कमल अन्ना जी की जो फ्रस्ट्रेशन है ये कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि ये खुद भी दुखी हो चुके हैं डिफेंड करते करते। जनता इनकी सुन नहीं रही, कार्यकर्ता इनके पास है नहीं। फैन फॉलोवर है, कोई हुड्डा का फॉलोवर है, कोई जितेंद्र का फॉलोवर है, कोई रणदीप सुरजेवाला का फॉलोवर है। इनकी कांग्रेस का मूल, कांग्रेस का झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र आधारित पार्टी है, वो अध्यक्ष हमने नियुक्त कर रखे हैं। हमारा अभी जो निकाय चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को नहीं तो माफी मांगो। अरे रुको ना, बीच में बोलो तो हमारा जो निकाय, मुझे ये बता दो 10 दिन का। रुको ना इस बार, आपको आगे लड़ने का देना किसने मना किया है? कांग्रेस को आप एक मैं आपके पास बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो आप। राजवीर जी बोलिए। कमल जी मैं आपके पास बैठूंगी बस 2 मिनट में। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है। ठीक है, क्योंकि हमने हमारे केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार में, प्रदेश अध्यक्ष भी जिला वाइज, वार्ड वाइज, नगर पालिका, नगर परिषद, हमने हर तरह की ड्यूटियां लगा दी है। तो हमारे कार्यकर्ता फील्ड में आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बरौली जी, आज उन्होंने जुलाना में प्रचार किया 18 दिन, 14 वार्ड में, 11 वार्ड में होके गए हम लोग, और जनता ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। बड़ा स्वागत हो रहा है हमारा हर जगह। ये इन लोगों का क्या हो रहा है, इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ये लोग। क्योंकि अब कर्नाटक में जो लोग गए, जो आदमी, जो नेता 2 बार चुनाव लड़ चुका कांग्रेस पार्टी से, 40-45 साल से था, उसे कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? तो जवाब तो ये देंगे, रामनिवास राणा ने कांग्रेस छोड़ दी, वो कैंडिडेट बन गया घर से। ठीक है ना, तो अब और भी बहुत से आपको कोरोना और लीड है पूरी लंबी, क्योंकि कांग्रेस में भविष्य नहीं नजर आ रहा। जो कांग्रेस में जो नेता थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, ये लोग संघर्ष करने वाले नहीं है, ये लोग फायदे हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, चाहे वो नगर पालिका, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, हर चुनाव को हम क्लियर करेंगे। और इनको मैं बता देता हूँ, आप लोगों का कहीं खाता भी नहीं खुलने वाला। ठीक है, आपके जो पार्षद समर्थन दे रहे हैं, 14-15 पार्षद हमारे निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और जनता को एक बात और समझ रही है, जनता एक बात और समझ रही है कि ऊपर भी सरकार, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है, नीचे भी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, ठीक है राजवीर जी, आपके पास इसका जवाब दीजिएगा। मेरी बात पूरी नहीं हो रही, मेरी बात पूरी नहीं होती, मैं सिर्फ 5 सेकंड दूंगा। तो उसके अब जनता अब काल करेगा, विपक्ष में हो गया तो वो 5 साल ऐसे निकाल देगा, मेरी चलती नहीं। ऊपर केंद्र में मोदी जी बैठे, नीचे नायक जी बैठे,
काम कैसे करवाते, जनता को पता है काम कैसे करवाने हैं, और काम करवाने के लिए जनता निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दिला रही है और विपक्ष का टुकड़ा साफ होगा। ठीक हाँ है, जी, मैं इसका जवाब दे दीजिएगा देना कमल जी, चाहूंगी। लेकिन उमेश जी तभी से इंतजार कर रहे हैं। उमेश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, चुनाव कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हमेशा से दिल्ली मॉडल को आगे रख के चुनाव में उतरती थी। अब देखिए, दिल्ली में करारी हार हुई। कौन से मॉडल को अब निकाय चुनाव में रखा जा रहा है? क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की? आप सभी को नमस्कार, आपके सभी चैनल जो देखने वाले हैं उन सबको नमस्कार। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मॉडल जो है वो तो दिल्ली मॉडल वो मॉडल है जिसको विपक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बात बोलती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि आम आदमी पार्टी जो जन सुविधाएं दे रही है वो हम लोग आएंगे तो हम लोग भी इसको जारी रखेंगे। यानी कि वो मानती है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भी ये बात बोली कि जो जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही थी उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जब आपका विपक्ष आपके मॉडल को रेप्लिकेट करने की हाँ भर दे, वो भी एक जो उन्होंने किया वो हम लोग करेंगे, तो मॉडल तो वो स्थापित उससे भी हो जाता है। बात रही हार की, आप कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल हार गया, मैं कह रहा हूँ दिल्ली मॉडल नहीं आ रहा, ये तंत्र ने मिलकर लोकतंत्र की हत्या करी है। आज आप लोग हम लोग किसी भी बात कैसे से बात लोकतंत्र की करें, हत्या हुई है सर? कैसे लोकतंत्र की हत्या इस तरह से हुई है मैडम। आप नई दिल्ली विधानसभा का डेटा उठा के देखो, द क्विंट की रिपोर्ट छपी है 3 दिन पहले ही। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि किस तरह से पिछले 7 महीने के अंदर लोकसभा के बाद और विधानसभा के इलेक्शन 2024 और 2025 फरवरी के बीच में लगभग 38,000 वोट काट दिए गए नई दिल्ली विधानसभा के अंदर। 38,000, 1,43,000 वोट थे, और जो कि अब जो लोकसभा में थे और वो जो अब जो विधानसभा की बारी आई तो 1,08,000 वोट रह गए। मैडम 38,000 वोट अगर काट दिए जाएंगे उसके बाद आप कहोगे हम लोग जीत गए। आप तो मैडम पत्रकार हैं, आप पत्रकार होते हुए क्या आपने आपके चैनल पे, टीवी पे ये नहीं देखा कि परवेश आवाज नहीं आ रही सपना जी, बहुत धीमी आवाज है। आपने ये नहीं देखा कि परवेश वर्मा के घर से किस तरह से साड़ी बांटी जा रही थी? आपने ये नहीं देखा कि रात को किस तरह से टीवी चैनल चला रहे थे, लोगों को पैसे देके और उनके हाथ पे शाही लगा दी गई। आपने ये नहीं देखा कि पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से जो लोग गए हुए थे उनको डिटेन किया गया। आपने लोकतंत्र के ऊपर दिल्ली की सत्ता छीनी गई है और ये लोकतंत्र की हत्या है। आज राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दिया ही? जो हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए, आपके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनसे मैं जानना चाहता हूं, जो सवाल पूछा हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने बोला कि जो डेटा है, जो 17C फॉर्म का डेटा है वो आप इनको दे दो, वो डेटा नहीं दिया गया। अगले दिन जिस दिन वो डेटा देना था उस दिन ये लोग एक अधिवेशन लेके आए, एक अध्यादेश पारित किया और बोले कि अब कोई जो चुनाव आयोग है वो किसी को डेटा नहीं देगा। आज वो सुप्रीम कोर्ट पे बात गई है। हरियाणा के इलेक्शन की बात भी आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंची गई हुई है। ये लोकतंत्र नहीं है तो मैडम क्या है? ये तंत्र जो है, जब लोकतंत्र की हत्या करने लग जाए तो ये बात है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से देख रही है। मैं आज आपको बिल्कुल दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा की जनता जो है वो ये बात समझ रही है कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई बचा नहीं है। जैसे मैंने खुद चुनाव लड़ा था नलवा विधानसभा से, मैं हिसार जिले से आता हूं। आज जो कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी थे, जैसे अगर मैं हिसार विधानसभा की बात ही करूं, यहाँ पे सावित्री जिंदल जी ने चुनाव लड़ा, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। जो यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो लोग ये बोलते रहे, उन्होंने रिपोर्ट छापी कि हमारे जो सारे कांग्रेस के लीडर थे वो सावित्री जिंदल को जिताने में चले गए। चुनाव जीतने के बाद सावित्री जिंदल जी खुद बीजेपी में चली गई और जो उनके कांग्रेस के प्रत्याशी थे रामनिवास राणा जी, वो भी बीजेपी में चले गए। जो जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस के, जिनके पास ताकत थी, जिनके पास हैसियत थी, जिनके पास लोग थे, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में जाने लग गए हैं। आज मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जो हरियाणा की जनता है उनके मुद्दे उठाने के लिए जिस कांग्रेस को उन्होंने दूसरे नंबर पे लाके खड़ा किया, आज वो पूरी तरह से अपने आप को मायूस समझ रही है कि किस तरह के लोगों को हम लोगों ने चुनाया, जो लोग सरेंडर करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा चुके हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि 2029 में इस कांग्रेस की मायूसी से लोग इतना ज्यादा उब जाएंगे
कि 2029 में आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली में भी खड़ी हुई, गुजरात में भी खड़ी हुई, पंजाब में भी खड़ी हुई, अब हरियाणा की बारी हुई। इंतजार कर रहे थे जी, जवाब दे दीजिए। सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि 10 दिन का गैप क्यों रखा इन्होंने? 2 मार्च को इलेक्शन है, 12 को रिजल्ट क्यों? बीच में घपलेबाजी करनी है, वो बड़ा क्लियर है। वो किसी बेवकूफ को भी पता चलता है कि हाँ इन्होंने घपलेबाजी करने के लिए रखा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन मिनी के अंदर कितनी है इनकी? 1 मिनट रुकिए। और दूसरी बात, उतनी सीटें आपके प्रवक्ता ये बोल रही कि सारी में सीटें हम जीतेंगे, ठीक है? हम भी प्रचार कर रहे हैं। एक मिनट बोलिए, तुम्हारा तो यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग। बीजेपी बेईमान पार्टी, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के एक बंदे को जवाब देना चाहती हूँ, मगर सुने ध्यान से। आज जो देश की तबाही हो रही है, देश चारों तरफ से दुश्मन से घिर गया है। आपके अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे, 2013 का वो याद है? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, किसी को पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल ने अपनी क्योंकि राजनीति चमकानी थी मिलकर। मेरे पास तो फोटो पड़ी है बाकायदा। और आपके अपने लोगों ने बताया कि एक फॉरेन सिम देकर अरविंद केजरीवाल ने क्या करवाया, जाकर पूछना। और मायूस है, नाम से नहीं है लोग, मायूस है वो रिजल्ट से मायूस है, क्योंकि उन्होंने जिसको वोट दिया उसको नहीं मिला। अब आपको पता चलता है कि 38,000 रुपये में वोट काटे गए। जब हरियाणा में हम बोलते थे कि हमारे वोट काटे गए हैं, तब आप कहते थे चिल्ला रहे हैं। अब पता चला कि आपके काटे तो अक्कल आई। और केजरीवाल इसी लायक था, वो जेल में गया। मैं चाहती थी ज्यादा लंबे टाइम तक रहे। देशद्रोही है वो, बहुत बड़ा भाजपा के साथ मिलकर उसने जो कांड किया। अन्ना हजारे न्यूयॉर्क तक पहुंच गया, जेड प्लस सिक्योरिटी मिल गई, किरण बेदी डिप्टी आपकी गवर्नर बन गई, अरविंद केजरीवाल सीएम बन गया। अपनी राजनीति चमका लिया आपने, देश को बर्बाद कर दिया। लानत आएगी राजनीति पर और ऐसी हरकत पर जो मोदी को बहुत कम जो ये करता है। आपके पास लौटूंगी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए उमेश जी। मैं राजवीर जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसका जवाब दे दीजिए। केजरीवाल देशद्रोही है, इसका जवाब दे दीजिए उमेश जी, बस 1 मिनट में जी। कमल जी की जो उम्र है उसका सम्मान करते हुए मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। जी बोलिए। एक सेकंड शांति मैडम। कमल जी देखिए, सबके पास जाना है, समय की हमारे पास बहुत कमी है, सबसे ज्यादा टाइम हमने आपको दिया। हमारी मेडिकल डिस्पेंसरी को मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया। शर्म कर, थोड़ा झूठ बोलते हुए। कमल जी हम सारे शर्म कर लेंगे, लेकिन आप बात सुनिए। आज तक हरियाणा के अंदर बोलना उसको कि कमल हांडा ने बोला। समय की बहुत कमी है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। एक नंबर का घटिया आदमी और घटिया पार्टी के साथ ही जुड़ा। एक ही जगह डीएनए था, शैलजा गुट और हरियाणा का इलेक्शन बताएंगे एक बार? बताएंगे कि कौन घटिया है दोनों में से? आप बताइए किसने हराया आपको इलेक्शन? ठीक है, देखिए समय की कमी है। राजीव रोहला जी 1 मिनट का टिप्पणी कर दीजिए। राजीव रोहला जी 1 मिनट पे अपनी टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि देखिए समय की कमी है। सपना जी, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता मेरी बहन है, ये बड़ी ये टिप्पणियां कर रही है, इनका कोई महत्व नहीं है। बहुत सीरियस चुनाव है, छोटी सरकार उसका चुनाव होने जा रहा है। तो उससे पहले ध्यान डाल चुके ये लोग। मेरे के पास कुछ बचा नहीं, उन बोलते रहो, समय की पूर्ति करते रहो। तो भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़ा नेता और कार्यकर्ता सभी हमारे मैदान में है। और हम लोग आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा की जनता मतदान करेगी, हरियाणा के शहरी मतदान करेंगे। और 8 तारीख को जो 12 तारीख को रिजल्ट आएगा वो ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। इनके नेता इनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। इनके जहाज में बहुत बड़ा छेद है, छेद नहीं गड्ढा हो चुका है। और इस गड्ढे के कारण इनका जहाज डूबने वाला है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक एनजीओ बन के रह चुका है। बस मेरा इतना ही कहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया। 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं, 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है। तो वही बीजेपी ने आज ग्रामीण जो है चौकीदारों को बड़ी सौगात दी है, जहां पर उनकी सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 11,000 कर दिया गया है। निकाय चुनाव में इन सौगातों का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।